ये हमारे चरित्र पे बोल रहे थे, ये हमारे पॉलिसीज पे नहीं बोल रहे थे। ये कह रहे थे कि हम एंटी नेशनल है। कैलाश रिज में टैंक, इनको किसने बताया है? किसने बताया? ये लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते आप। अध्यक्ष जी ने ना बोला है, नहीं बोल सकते। अध्यक्ष जी आपने व्यवस्था दी, आपने व्यवस्था दी। ऐसा कितनी ही दफा होता है कि जब नेता प्रतिपक्ष बोलने खड़े हों और सामने से गृह मंत्री जवाब दे रहे हों और जवाब तल्ख लहजे में आ रहा हो। ऐसा कितनी ही दफा होता है कि जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े हो और उधर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खड़े हो जाए जवाब देने में और जवाब तल्ख लहजे में आता है। और दोनों तरफ से तल्खी बराबर की थी, दोनों तरफ से एकदम बहस हुई और उस बहस में एक किताब केंद्र में थी, क्योंकि उस किताब को लेकर राहुल गांधी ने संसद के पटल पर बात की और उसके बाद जो रूप दिखा सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का, वो अपने आप में एक देखने लायक चीज थी कि किस तरीके से संसद में जो देश के टॉप लीडर्स कहे जाते हैं उनकी आपस में नोकझोंक होती, तू मैं होती है। और वो किताब, जिस किताब का राहुल गांधी ने जिक्र किया, वो किताब आई कहां से, वो उस किताब में ऐसा क्या लिखा है कि उस किताब का जिक्र करते ही अमित शाह भड़क गए, उस किताब का जिक्र करते ही राजनाथ सिंह भड़क गए, पूरी बीजेपी का सत्ता पक्ष का खेमा भड़क गया। तो वो किताब है जो पहले जनरल रहे नरवणे, उनकी किताब, और किताब का नाम है डेस्टिनी ऑफ 4 स्टार। मतलब कि जो 4 सितारे, मतलब डेस्टिनी 4 स्टार, मतलब जो जनरल होते हैं उनकी नियति या उनकी डेस्टिनी क्या होती है, उस पर लेकर के उन्होंने किताब लिखी है। लेकिन किन बिंदुओं पे आपत्ति है और किताब क्या रिलीज हुई है, नहीं रिलीज हुई है, किताब का क्या स्टेटस है, किताब को लेकर क्या विवाद है और ऐसा लिखा क्या गया है। हमारे साथी विनय सुल्तान है जो रक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं और उसको पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं और आप तक लेकर भी आते हैं। विनय, थोड़ा सा बताएंगे संसद में जो हुआ वो शुरुआत कहाँ से हुई और किताब का जिक्र कैसे आया? शुरुआत में किताब का जिक्र ऐसे आया कि राहुल गांधी के ऊपर जो है सत्ता पक्ष की तरफ से ये आरोप लगाया गया कि वो देशद्रोही हैं। इसका पलटवार करते हुए राहुल गांधी ने ये कहा एंटी नेशनल है और तो देश विरोधी हैं। तो इसका पलटवार करते हुए राहुल गांधी ने एक कैरवैन मैगजीन की कल जो स्टोरी छपी है उसका जिक्र करते हुए ये बताया कि भारतीय सीमा में 4 जो चाइनीज टैंक हैं वो घुस गए थे और ये आपकी स्थिति है। और उसका उस तमाम जिक्र का करते हुए आप कहा कि राहुल गांधी का ये कहना था कि आप भारत की सीमा को जो है सुरक्षित रख पाने में ये सरकार जो है वो नाकामयाब साबित हुई है। इसके ऊपर जो है विवाद बढ़ना शुरू हुआ। तो जैसे ही उन्होंने ये बात कही तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खड़े हुए पहले, उसके बाद में अमित शाह खड़े हुए जो कि गृह मंत्री हैं, और उसके बाद में किरण रिजिजू जो संसदीय मामलों के मंत्री हैं, उन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर खड़ा किया कि जो किताब अनपब्लिश्ड है, अभी जो प्रकाशित नहीं हुई है, उसको आप सदन के पटल पे सबूत के तौर पर कैसे रख सकते हैं। इसके ऊपर जब विवाद हुआ तो उसके बाद में राहुल गांधी ने कैरवैन मैगजीन का जो पब्लिश्ड आर्टिकल है उसका प्रिंट आउट जो है वो दिखाया। इसके बाद में सत्ता पक्ष की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा कि जो मैगजीन जो है वो कुछ भी लिखती हैं लेकिन ये कोई सबूत के तौर पे पेश नहीं किया जा सकता। जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला, उन्होंने ये कहा कि इससे पहले जो आप और सांसद रही हैं प्रियंका गांधी, उन्होंने कोई बात रखी थी तो उन्होंने बाकायदा सदन के पटल पे वो किताब रखी थी जहाँ से वो उसको रेफरेंस दे रही थी। तो कुल जमा मामला ये जो है कि जनरल नरवणे, मनोज मुकुंद नरवणे, जिनकी ये किताब है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, और वो फिर से एक बार जो है दूसरी दफ़ा ऐसा हुआ है कि वो चर्चा के केंद्र में है, हंगामे के केंद्र में है। देखिए, हम ये वीडियो करने के पीछे का मकसद है कि हमने जो पार्लियामेंट में वीडियो हुआ आया सामने वो लगाया तो बहुत सारे दर्शकों ने कमेंट किया कि भैया समझ में नहीं आ रहा है किस बात पे बात हो रही है, तो उस किताब में ऐसा क्या लिखा है। तो जो किताब, उसका क्या PDF वर्जन आया, आपने वो किताब पढ़ी है? उसका दरअसल इस पूरे विवाद को अपन थोड़ा शुरुआत से समझते जी हैं। प्लीज। होता क्या है कि जब भी कोई किताब पब्लिश होने वाली होती है तो उस किताब के कुछ जो है हिस्से वो जर्नलिस्ट के पास में भेजे जाते हैं, हमारे जैसे पत्रकारों के पास में भेजे जाते हैं कि हम उसको पढ़ के पहले उसके ऊपर कुछ अर्ली कमेंट करें तो रीडर्स की उसमें दिलचस्पी बने और वो उस किताब को खरीदें। तो जनरल नरवणे 2019 31 दिसंबर 2019 से लेके 30 अप्रैल 2021 तक ये अपने पद पे रहे थे। तो 2 साल का इनका कार्यकाल था और उसके बाद में जब वो रिटायर होके आए हैं तो उन्होंने पहली अपनी किताब लिखी, उसका नाम था 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी।
मतलब 4 स्टार, क्योंकि जो सेना चीफ होता है वो 4 स्टार जनरल होता है, 4 सितारे उसके यहाँ पे लगे होते हैं, तो 4 स्टार जनरल उसको कहा जाता है। फील्ड मार्शल 5 स्टार जनरल होता है, जो कि एक सेरेमोनियल पद होता है। तो 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी मतलब कि भाग्य के या प्रारब्ध के 4 सितारे जो हैं, या 4 सितारे लगा प्रारब्ध, आप इसको हिंदी में अगर समझना पाएँ तो इनकी किताब का टाइटल था। और जिस समय ये किताब के एक्सट्रैक्ट आए थे, जिस समय किताब के कुछ हिस्से हमारे पास में आए थे, उस समय विवाद जो था वो दरअसल अग्निवीर स्कीम पे था। इस किताब को लॉन्च होना था अप्रैल 2024 में, तो दिसंबर 2023 के आसपास जो है ये किताब हमारे पास में आना शुरू हो गई थी, जो कि पेंगुइन से ये किताब छपने वाली थी, तो पेंगुइन की तरफ से ही उपलब्ध करवाया गया था इसका पीडीएफ। और उसमें ये विवाद हुआ था कि अग्निवीर स्कीम को लेके जो भारतीय सेना का रिसेप्शन है, क्योंकि लगातार विवादों के घेरे में रही अग्निवीर स्कीम, और खासतौर पर 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले अग्निवीर स्कीम को विपक्ष ने बहुत अलग अलग तरीकों से उठाया था और कहा था कि नौजवानों को एक तरीके से सेना में जो रोजगार था उससे महरूम रखने की, उससे हटा देने की जो है ये साजिश है। तो इसके ऊपर खासा विवाद हुआ था, बहुत सारा विवाद हुआ था। तो इसमें जनरल नरवणे ने अपने किताब में कोट अनकोट ये लिखा था कि सेना के लिए घटनाक्रम जो है अग्निवीर स्कीम का लॉन्च करना 2022 में वो चौंकाने वाला था, लेकिन नौसेना और वायुसेना के लिए तो ऐसा था जैसे बिल्कुल आसमान से बिजली गिरी है, ये उन्होंने लिखा था। और इसको बार बार कोट करके उस समय ये विवाद हुआ था। खबरें भी बहुत सारी छपी थी। सेना को पता नहीं था और सेना नहीं चाहती थी, ऐसा बहुत सारे लोगों ने किताब को हवाला देकर लेकिन उस समय तक मैं आपको एक बात बता दूं कि पब्लिकेशन जो था, पेंगुइन पब्लिकेशन हाउस जो है, उसके पास में ये किताब पीडीएफ तैयार हो चुकी थी, प्रिंट के ऑर्डर जा चुके थे। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आर्मी का अगर कोई बड़ा ओहदेदार, कोई बड़ा अधिकारी जो है अपनी किताब लिखता है, तो उस किताब को पहले भेजता है आर्मी के पास में कि वो उसको प्री क्लियर करे, मतलब उसको इस तरीके से देखा और पढ़ा और समझा जाए कि इसमें कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है वो बाहर नहीं जा रही है। तो नरवणे साहब का ये कहना था कि मेरे को प्री क्लियरेंस मिला था, उसी के बाद में मैंने ये किताब जो है वो पब्लिकेशन के लिए दी थी। हालांकि जब ये विवाद बढ़ा तो उसके बाद में सरकार ने कदम उठाया कि इस किताब को, पब्लिकेशन को, जो पेंगुइन हाउस था उसको ये कहा कि इस किताब के सर्कुलेशन को आप, जब तक हम इसका रिव्यू नहीं कर लेते हैं वापस, तब तक आप इसके पब्लिकेशन को रोक दें। लेकिन तब तक किताब की जो है पीडीएफ तमाम लोगों के पास तैर गई थी। हम लोग खासतौर पर जो डिफेंस जर्नलिस्ट हैं, जो डिफेंस कवर करते हैं, उनके पास तो उसकी कॉपियाँ पहुँच गई थी। तो ये कॉपी जो है सब लोगों ने पढ़ी। उस समय हम लोगों ने ये सारी, जो उस समय भी हमने ये किताब पढ़ी थी, तो उस समय अग्निवीर स्कीम के अलावा भी कई सारी ऐसी सेंसिटिव बातें थी उस किताब के अंदर थी। अभी क्या हुआ है कि कैरवैन मैगजीन ने इस बार जो फरवरी का उनका 2026 का अंक है, जो कि कल ही आया है मार्केट में, उसमें सुशांत सिंह एक अच्छे डिफेंस जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इस पूरी किताब का जो पीडीएफ अवेलेबल था तमाम सर्कल में, उसको थोरोली पढ़ के, और क्योंकि सुशांत सिंह ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मैं ये मानता हूं कि जिनकी चाइना के मोर्चे पे खास तौर पे एक एक्सपर्टीज़ है, एक उनका एक समझदारी उनकी है बहुत बढ़िया। तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस और जो नरवणे साहब ने जो अपने किताब में दिया है, उन दोनों को मिला के एक आर्टिकल जो है कैरवैन मैगजीन के लिए छापा था। और उस आर्टिकल का टाइटल था नरवणेज मूवमेंट ऑफ ट्रूथ, मतलब जनरल नरवणे का सत्य के साथ साक्षात्कार का जो पल है, उस तरीके से उन्होंने ये पूरी की पूरी किताब, और ये किताब, ये जो आर्टिकल है सुशांत सिंह का, ये शुरू ही होता है दरअसल जो चाइनीज़ मोर्चे पे हमारा स्टैंड ऑफ, दूसरा स्टैंड ऑफ हो रहा था चाइना के साथ में, उसके साथ में। और उसमें जो मेमोयर में जो अपने आत्मकथा में नरवणे साहब जो लिखते हैं, जनरल नरवणे, तो वहाँ से उस किताब को कोट करते हुए वो सारी चीज़ें, तो वहाँ पे जो इन्होंने कोट किया है, दरअसल मैंने वो पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा, और उस पूरे चैप्टर में ये बताया गया कि जनरल नरवणे ने बताया कि जो 31 अगस्त को 2021 को जो स्टैंड ऑफ हुआ था भारत और चाइना के बीच में, जिसमें गालवान वैली में खास तौर पे और डोकलाम में, तो उस समय क्या स्थितियां बन रही थी और किस तरीके से बिना एक बुलेट फायर किए हुए भारतीय सेना ने चीन को पीछे हटने पे मजबूर कर दिया था। और एक ऐसा मूवमेंट भी उस समय आया कि जब पॉलिटिकल लीडरशिप ने आर्मी चीफ को ये बोल दिया कि अब यहाँ से अगर गोली चलती है, क्योंकि भारत और चीन के बीच में करार ऐसा है कि हम सीमा पे कभी एक दूसरे के ऊपर फायर नहीं करेंगे, इसलिए आप अक्सर देखते हैं भारत और चीन के सैनिक जो हैं वो आपस में गुत्थम गुत्था की लड़ाई लड़ते हैं, एक दूसरे को डंडे, हाँ, लेकिन बुलेट फायर नहीं की जाती है। गलवान में भी जो शहादत हुई हमारी तरफ से, जो कर्नल समेत सारे जवान शहीद हुए, उसमें संतोष बाबू, हाँ, जो, तो उसमें बुलेट नहीं चली थी।
तो बुलेट चलने का मतलब था कि मतलब वो पूरा का पूरा ये एक प्रोटोकॉल है। और जनरल नरवणे इसमें खास साफ तौर पे लिखते हैं कि प्रोटोकॉल जो है वो शांति की समझौते तक बरकरार रहता है, लेकिन जैसे ही ये बुलेट फायर हो जाती है, एक भी सिंगल बुलेट फायर होती है, तो वो तमाम प्रोटोकॉल जो है वो धराशायी हो जाते हैं। फिर आपके सामने स्थिति वो हो जाती है कि मतलब आप एक दूसरे के सामने युद्ध की स्थिति में खड़े हो जाते हैं। और जनरल नरवणे अपने इस किताब में ये भी खास तौर पर क्लियर करते हैं कि चाइना और पाकिस्तान के साथ स्थितियां हमारी बहुत अलग हैं। पाकिस्तान के साथ ऐसा होता है कि पाकिस्तान में अगर कहीं पे भी एलओसी और एलसी पे अगर कहीं इंटरनेशनल बॉर्डर पे अगर कहीं फायरिंग शुरू होती है, तो कोर कमांडर के पास में ये अख्तियार है, उसके पास में ये अधिकार है कि वो आर्टिलरी गन भी यूज़ करे, वो तमाम तरीके का असला यूज़ करे, और ये सामान्य बात है। और एक रात में कई कई टन जो है असला वो इस्तेमाल हो जाता है उस बॉर्डर पे, लेकिन चाइना के साथ में ऐसा नहीं है। और चाइना लगातार एग्रेसिव मूव जो है हमारे खिलाफ ले रहा था। ये जो लिखा हुआ है 31 अगस्त की शाम 8 बजे जो ने मुझे फ़ोन किया वो काफ़ी चिंतित थे। उन्होंने बताया कि पैदल ये जो इन्होंने कोट प्रिंट निकाला है उसमें से उस किताब का वो हिस्सा है। 4 टैंक धीरे धीरे रेचिंगला की ओर मार्ग पर आगे बढ़ने लगे हैं। उन्होंने एक रोशनी देने वाला राउंड फायर किया था, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। ये इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। 31 अगस्त की शाम को 20:15 और 8:08 बजे की बात है। जो का मतलब यहाँ पे है मेजर जनरल जोशी, और मेजर जनरल जोशी वही मेजर जनरल जोशी थे जो कारगिल में थे। तो मेजर जनरल जोशी उस समय नॉर्दर्न कमांड को कमांड कर रहे थे, मतलब जीओसी थे, जनरल ऑफिसर कमांडिंग नॉर्दर्न कमांड, और उनका इलाका था ये, उनकी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो उनके अंडर आता था। तो मेजर जनरल जोशी ने फ़ोन किया आर्मी चीफ को और ये बताया कि जो है आर्मर्ड मूवमेंट खास तौर पे मैं अपने दर्शकों को ये समझा देता हूं कि आर्मर्ड या टैंक जो हैं उनको ये माना जाता है वो प्लेन्स या मरुस्थलीय इलाकों के हथियार हैं। और हिल्स मतलब टैंक्स जो हैं वो हिली ट्रैक्स को बिल्कुल लाइक नहीं करते हैं, मतलब वहाँ पे चढ़ना, वहाँ पे जाना जो है वो बड़ी दिक्कत की बात है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जनरल नरवणे को ये समझ में आया इस पूरे के पूरे एक्सरसाइज से कि हमारे पास में जैसे चाइना के पास में P-15 करके एक जो टैंक है जो कि लाइट वेट टैंक है, उसकी वजह से चाइना अपना आर्मर्ड जो है वो हाइट्स पे आसानी से डिप्लॉय कर पाया, लेकिन हम लोगों को वहाँ पे चढ़ाई करने में हमारी मैकेनाइज्ड को, हमारे आर्मर्ड को, हमारे टैंक को और हमारे मैकेनाइज्ड को वहाँ पे चढ़ने में बहुत दिक्कत पेश आई थी। तो ये यहाँ से हम लोगों ने ये सबक लिया और हमने लाइट टैंक की तरफ हम लोग मूव किए। तो ये पूरा का पूरा घटनाक्रम जो है ये आगे भी लिखते हैं कि इसके बाद अगले आधे घंटे तक रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, सीडीएस और मेरे बीच लगातार फोन कॉल्स का सिलसिला चलता रहा। हर एक से मेरा एक ही सवाल था, मेरे आदेश क्या है। 9:10 पर नॉर्दर्न कमांड पर फिर फोन आया। टैंक आगे बढ़ते रहे थे और अब चोटी से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर थे। 9:25 पर मैंने फिर रक्षा मंत्री को फ़ोन किया, ताज़ा स्थिति बताई और एक बार फिर स्पष्ट निर्देश मांगे। स्थिति अत्यंत तनावपूर्ण थी, टेलीफोन लाइनें लगातार व्यस्त थी। डीजीएमओ के ऑपरेशंस रूम में विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जा रहा था और उन्हें खारिज भी किया जा रहा था। स्थिति पर नज़र केवल रेचिंगला, पूर्वी लद्दाख में नहीं बल्कि पूरे उत्तरी मोर्चे पर यहाँ तक कि ईस्टर्न कमांड के क्षेत्रों में भी निगरानी रखी जानी थी। पूरा मोर्चा हाई अलर्ट पे था, विशेषकर जाने पहचाने फ्रिक्शन पॉइंट पर जहाँ पे विवाद होता है। फ्रिक्शन पॉइंट उसी को बोलते होंगे। हाँ। पीएलए कमांडर जनरल लियू लिन ने सुझाव दिया कि दोनों पक्ष आगे की कोई भी गतिविधि रोक दें और अगले दिन सुबह 9:30 बजे दर्रे पर दोनों स्थानीय कमांडर केवल 3-4 कर्मियों के साथ मिले। यह प्रस्ताव उचित लगा और मैंने रात 10 बजे रक्षा मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को इसकी जानकारी दी। मैंने अभी फ़ोन रखा ही था कि 10:10 पर फिर एक कॉल आया, जो का कॉल आया, यानी मेजर जनरल जोशी का कॉल है। उन्होंने बताया कि टैंक फिर से आगे बढ़ने लगे हैं और अब केवल 500 मीटर दूर रह गए हैं। मेरे पहले दिए गए निर्देशों के अनुसार उन्होंने चेतावनी स्वरूप आगे की पहाड़ी ढलान में एक रॉकेट लॉन्चर दागा, लेकिन उससे भी नहीं रुके। उन्होंने सिफारिश की कि उन्हें रोकने का एकमात्र तरीका हमारी मीडियम आर्टिलरी से फायर खोलना है, जो उनके अनुसार पूरी तरह तैयार थी। मेरे पास स्पष्ट आदेश थे कि ऊपर से अनुमति मिलने तक गोली न चलाई जाए। ये बात लिखी है। पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा एलसी पर तोपखाने की मुठभेड़ एक सामान्य बात थी किसी भी दिन में। फिर उन्होंने आगे बात बताई, ये जो घटनाक्रम चल रहा था वो सारा, उसके बाद इसके अलावा समय तेजी से निकल रहा था। मैंने स्थिति की गंभीरता रक्षा मंत्री को बताई। उन्होंने मुझे कहा कि वो मुझे वापस कॉल करेंगे और लगभग 10:30 बजे उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री से बात कर ली है और ये
पूरी तरह सैन्य निर्णय है, जो उचित समझो वो करो। मतलब सेना को यहाँ पे छूट दे दी गई थी, ऐसा इसको हम मानेंगे। मेरे हाथ में अब एक बेहद संवेदनशील निर्णय आ चुका था। इस पूर्ण स्वतंत्रता के साथ अब पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। मैंने गहरी सांस ली और कुछ मिनटों तक चुपचाप बैठा रहा। दीवार घड़ी पर टिक टिक के अलावा सब कुछ शांत था। मैं आर्मी हाउस के अपने कक्ष में था। एक दीवार पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख का नक्शा, दूसरी पर ईस्टर्न कमांड का। वे बिना निशान वाले नक्शे थे, लेकिन उन्हें देखते हुए मैं हर एक यूनिट और फॉर्मेशन की स्थिति मन में देख सकता था। हम हर दृष्टि से तैयार थे, लेकिन क्या मैं वास्तव में युद्ध शुरू करना चाहता था? मेरे मन में सैकड़ों तरह के विचार कौंधने लगे। ये आर्मी वॉर कॉलेज के सैंड मॉडल रूम में खेला जा रहा कोई वॉर गेम नहीं था, बल्कि जीवन और मृत्यु से जुड़ी वास्तविक स्थिति थी। कुछ क्षण शांत मनन के बाद मैंने जो को फ़ोन किया, मैंने उससे कहा, हम पहले गोली नहीं चला सकते, क्योंकि इससे चीन को तनाव बढ़ाने का बहाना कासस बिल्ली मिल जाएगा और हमें आक्रामक के रूप में पेश किया जा सकेगा। कैलाश रेंज के मुखबरी क्षेत्र में भी पिछले दिन पहले गोली पीएलए ने ही चलाई थी। इसके बजाय मैंने उसे निर्देश दिया कि हमारे टैंकों की एक टुकड़ी को दर्रे की आगे की ढलान तक ले जाया जाए और उनकी तोपों के नीचे की ओर झुका दिया जाए, ताकि पीएलए सीधे हमारी तोपों की नालियों की ओर देख रहा हो। ये तुरंत किया गया और पीएलए के टैंक, जो तब तक चोटी से कुछ 100 मीटर की दूरी पर पहुंच चुके थे, वहीं रुक गए। यहाँ पे तोप तैनात कर दी गई, ऐसा इनकी किताब के मुताबिक है। उनके हल्के टैंक हमारे मीडियम टैंकों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। ये ब्लफ खेल था और पीएलए ने पहले बार पलंग झपकाई। हाँ, ब्लिंक किया। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ अपने दर्शकों को। दरअसल पांगुर एक दर्रा है, वहाँ पे जिस जगह की ये बात हो रही है, और रेजांगला और रेचिनला दो बड़े मतलब हाइट्स पड़ती हैं। जब ये पूरी स्थिति जब पैदा होनी शुरू हुई, जब हमने ये देखा कि चाइनीज़ पीएलए जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है चाइना की, उसकी मूवमेंट वहाँ पे स्टार्ट हो गई थी, तो हमने पहले के अपने जो सबक थे डोकलाम के, उससे समझने की कोशिश की और हमने ये कहा कि इस बार हम अपना डिप्लॉयमेंट इतना रखेंगे कि हम चाइनीज़ के खिलाफ कमज़ोर ना दिखाई दें। तो ऐसी स्थिति में जब नॉर्दर्न कमांड में एक फोर्स पड़ती है जिसको रोमियो फोर्स कहा जाता है, तो रोमियो फोर्स को बुनियादी तौर पे ऊपर की तरफ भेजा गया लद्दाख, ईस्टर्न लद्दाख के सेक्टर में और चाइना से लगी हुई जो हमारी सीमा है उसके ऊपर। और ये स्थिति बनी कि हमने कैलाश रेंज में एक चोटी पड़ती है मुखपारी के ऊपर जाके पंजाब रेजिमेंट की एक टुकड़ी जो है वो जाके वहाँ पे बैठ गई और उसने हाइट जब कैप्चर कर ली, तो वहाँ से स्पंगुर एक पास पड़ता है जो कि दोनों दर्रों के बीच में से जहाँ से मूवमेंट हो सकती है, क्योंकि पहाड़ से आप रिज पार करके नहीं जाते हैं, दर्रे वहाँ पे बहुत स्ट्रेटेजिकली महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो मुखपारी पे जब हमारी फोर्सेस बैठ गई तो वो स्पंगुर पास को बहुत साफ तरीके से देख सकती थी, वहाँ के मूवमेंट को बहुत साफ तरीके से देख सकती थी। तो इसका मतलब हुआ कि स्ट्रेटेजिक हाइट हमारे पास में थी, तो हमारा डिप्लॉयमेंट पहले से था। उस डिप्लॉयमेंट को काटने के लिए पीएलए ने क्या किया कि रिज पे जहाँ पे मुखपारी पे हमारी डिप्लॉयमेंट थी उसके खिलाफ उसके बरबक्स जो है चढ़ाई करनी शुरू कर दी। और उनके क्योंकि आर्मर्ड जो थे वो हल्के थे, उनके टैंक जो थे वो हल्के थे, तो आसानी से चढ़ पा रहे थे। जनरल नरवणे ने अपनी किताब में ऐसा लिखा जैसे पहाड़ी बकरी चढ़ती है, उस तरीके से हमने अपना आर्मर चलाया। चाइनीज ने भी अपना आर्मर चढ़ाया, क्योंकि माउंटेन्स जो है वो आर्मर्ड की टेरेन नहीं है, वहाँ पे सामान्य तौर पे टैंक से लड़ाई नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में जब पीएलए हमारे ऊपर की तरफ बढ़ रही थी और राजनीतिक नेतृत्व ने, देश के राजनीतिक नेतृत्व ने ये सेना को ये कहा कि ये पूरी तरीके से सैन्य निर्णय है, मतलब आपको ये तय करना है कि आगे क्या करना है। और जनरल नरवणे कहते हैं कि उस समय हमको ये एहसास हुआ कि जिम्मेदारी हमारे ऊपर है कि हम इस पूरे के पूरे स्थिति को कितना एस्केलेशन पे ले जाते हैं, और वो रुक गया। तो ये मतलब ऐसी स्थिति है कि मौत को छू के टक से वापस आ गया किस्म की स्थिति थी। तो ये इसी किताब का जिक्र किया और इन्हीं चैप्टर्स की बात की थी राहुल गांधी ने। इसी को लेकर हंगामा हुआ। अमित शाह ने कहा कि भाई जो किताब पब्लिश नहीं हुई उस किताब को आप सदन में उसका जिक्र नहीं कर सकते और किसी मैगजीन को कोट मत करिए। इसको लेकर के दोनों तरफ से गहमा गहमी देखने को मिली। हमारा काम बतौर पत्रकार था कि जिस बात को लेकर ये सारा विवाद हो रहा है वो क्यों हो रहा है वो आप तक लेकर आए हमारे साथी विनय सुल्तान, और हमने आपके सामने ये जानकारी रखी। बाकी जो वीडियो है जो पार्लियामेंट में हुआ वो भी हमारे चैनल पे उपलब्ध है, हम नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। न्यूज़ पिन्स देखते रहिए, आपको इसी तरीके से सरल सुलभ जानकारी हम आसान भाषा में आसान शब्दों में पहुंचाते रहेंगे। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथी विनय सुल्तान, कैमरे के पीछे मेरे साथी सुधांशु केशरवानी है। शुक्रिया।